हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम हमारी जो एसएसटी वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम भूगोल का जो चैप्टर नंबर 1 है संसाधन एवं विकास को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए ना बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर करने हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी को आज इसके इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे। इसके बाद इसके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसकी भी वीडियो बना दूंगा अलग, और इस चैप्टर पे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला, वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल। ठीक है, समकालीन भारत 2 कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखेंगे ना, ठीक है, तो आपके 7 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 7 चैप्टर। संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ये आपका अंतिम चैप्टर है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी चैप्टर का क्या हमें समझेंगे चैप्टर को। अगर देखो चैप्टर हम समझ जाते हैं ना अच्छे से, तो उसके जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन हो, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या कोई अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम आराम से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं संसाधन एवं विकास चैप्टर को समझाऊंगा डिटेल में, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को, हर एक चीज़ को, और इसके बाद वाले वीडियो में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं या पूछे गए हैं वो मैं करा दूंगा। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। आपको पता है मैं साइंस और मैथ ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए शुरू करते, हर एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो अगर आपसे कोई पूछे संसाधन की परिभाषा क्या है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। संसाधन वह प्रत्येक वस्तु है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन की सहूलियत के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मैं ये पेन से लिख रहा हूँ, तो ये भी एक तरीके का संसाधन है, इसके बिना मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, तो देखो क्या है बेटा, ये मानव है, मानक प्रौद्योगिकी से, संस्थाओं से और भौतिक परिवर्तन प्रकृति से घिरा हुआ है। ठीक है, देखो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियान्वयन संबंध में निहित है कि नहीं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ भी करते हैं अपने जीवन में, उस चीज़ का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि उससे हमें सहूलियत हो पाए, हमारा जीवन में उसका कुछ इम्पोर्टेंस हो पाता है। जैसे हम ये पेन से मैं कॉपी में लिखता हूँ, तो वो चीज़ों को लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ ताकि चीज़ें मैं समझ पाऊँ, मुझे चीज़ें आ पाएँ, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ वे में उपयोग ज़रूर कर रहा हूँ। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, उनको हम प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। संसाधन सिर्फ एक प्रकार के नहीं है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव या फिर अजैव। जैसे जैविक के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ। अजैव जैसे ये एक पेन। ठीक है, समयाप्ता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य, मतलब नवीकरणीय जिसको हम बार बार बना सकते हैं, अनवीकरणीय जो बार बार बनाए नहीं जा सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत हैं, वो सामुदायिक हैं या फिर राष्ट्रीय हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय हैं, मतलब हिस्सेदारी हकदारी के आधार पर। विकास के स्तर पर जैसे संभावी हों, विकसित भंडार हों या संचित कोष हों, मतलब जो हमारे पास कम मात्रा में हो या विस्तारित मात्रा में हो, तो इन के आधार पर आप संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। जो संसाधन होता है ना बच्चा, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। मूलतः 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक मानवीय होता है। प्राकृतिक जो प्रकृति में मिलता है हमें आसानी के साथ, और ये 2 तरीके के हो सकते हैं, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय की बात करें, जैसे कि सतत अथवा प्रभाव, जैसे हमारे पास वायु कभी ख़त्म नहीं होगी, जल कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, जैव में क्या हो सकता है, वानस्पतिक
वनस्पतिक का मतलब जैसे ये पेड़ पौधे वगैरह हो गए, वन्य जीव, ठीक है, ये भी जैव में आ जाते हैं। अनवीकरणीय क्या है, जैसे जो कभी बनाए नहीं जा सकते, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे तो हम कभी दोबारा नहीं मिल पाएगा वो। जैसे कि धातु, ठीक है, ये अनवीकरणीय है, धातु को तुम बना नहीं सकते, ठीक है। मानवीय क्या है, जैसे कि हम उसे खुद से बनाते हैं, जैसे संरचनाएं एवं संस्थाएं, जैसे कोई चीज़ ली और हमने उसको कुछ चीज़ों से द्वारा बना दिया और उसका फिर उपयोग करने लग गए। मात्रा एवं गुणवत्ता, कोई चीज़ ली, उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ा दी और फिर इसका उपयोग करने लगे, तो वो भी संसाधन में आ जाता है, ठीक है। तो संसाधन मूलतः दो प्रकार के होते हैं और उसके भी कई सारे टाइप्स हैं, और जिनके बारे में हम डिटेल में आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक एक चीज़ को मैं डिटेल में समझते हुए आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ही बहुत सरल चीज़ों में दे रखा है और बहुत विस्तारित रूप में दे रखा है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन क्या होते हैं, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होते हैं। जीवमंडल मतलब हमारा जो है ना पर्यावरण है, उससे प्राप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य मतलब मछली वगैरह, पशुधन, पशुपालन, ये सब ये हमारे जैविक संसाधन हैं, जैसे भेड़ बकरी मछली है ना, ये सब। अजैव संसाधन क्या है, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। निर्जीव वस्तु जैसे कुर्सी हो गया, ठीक है, टीवी हो गई, फ्रिज हो गया, ये हमारे अजैव संसाधन हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं अजैव संसाधन है। समयाप्तता के आधार पर नवीकरणीय युक्त संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसके, सौर मंडल, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, ये सारे हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जिनका हम बार बार में उपयोग कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अनवीकरणीय क्या है बेटा, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं बेटा, आपने कई बार पढ़ा होगा। जीवाश्म ईंधन क्या है, जो कई हज़ारों करोड़ों साल वर्ष जब पृथ्वी मंडल में उथल पुथल हुई तो जीव जंतु पेड़ पौधे सब दब गए और उसके बाद वो रसायनों में बदल गए और फिर जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। फिर इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। एक बार के प्रयोग के बाद ये खत्म हो जाती हैं, तो ये अनवीकरणीय हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर जैसे व्यक्तिगत संसाधन क्या हो जाएंगे बच्चों, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदलने में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों एवं जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। जैसे तुम्हारी खेत हो गई, तुम्हारा बाग हो गया, तुम्हारा तालाब हो गया, ये तुम्हारा है, तुम उसके मालिक हो, ठीक है। तो ये स्वामित्व के आधार पर हुआ। फिर सामुदायिक क्या होता है बेटा, सामुदायिक मतलब सभी लोगों के लिए। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि मतलब जैसे शमशान हो गया, तालाब हो गया, ये सब सबके लिए हैं। और नगरीय क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। तो ये सामुदायिक संसाधन हो गए। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। अगर टेक्निकली अगर देखो, जैसे हमारे स्कूल हो गए, है ना, हमारा रेल हो गया, बस हो गया, आपका कोई भी चीज़ ले लो XYZ, वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अगर सरकार चाहे तो आपकी ज़मीन वो आपसे ले सकती है, ठीक है।
ये सरकारी है, लेकिन आपने देखा होगा ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं, स्कूल बस हैं, रेल लाइन, ये लोगों के जगह से जाती हैं, लेकिन वो सरकारी हैं, है ना। तो इससे ये समझ में आता है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। इसके तहत आप भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं, सरकार ने ये बोला है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री झील, 22.2 किलोमीटर तथा महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे तटरेखा 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब उस पर कुछ भी अगर मिलता है तो आप डायरेक्टली जाकर नहीं ले सकता। उसके लिए आपको पूरी जो एक कमेटी बनी हुई होती है सारे विश्व भर में, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर जाके ही आप उनका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब आता है विकास के आधार पर कैसे बांटोगे। जैसे क्या आता है, संभावित संसाधन क्या होते हैं? यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ये संभावी है। मतलब संभावी का मतलब संसाधन है हमारे पास पर हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये संभावित संसाधन हो जाते हैं। मतलब संभावित चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं जबकि हमें करना चाहिए। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, विकसित संसाधन क्या होते हैं बेटा? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब कोई संसाधन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता, उसकी सारी चीज़ों को हम जानते हैं, परखते हैं, तो उस संसाधन को हम विकसित संसाधन कहेंगे। भंडार क्या हुआ? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल हैं। मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और वो मानव की ज़रूरतों को पूर्ण कर सकता है परंतु वो हमारे पास में नहीं है अभी फ़िलहाल, तो उस चीज़ को हम भंडार में कैटेगरी में शामिल करेंगे। उदाहरण के लिए जल 2 गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है, ठीक है। हमारे पास टेक्निकली ज्ञान नहीं है जिसके अभाव में ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, ठीक है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है तो हम उपयोग में ले रहे हैं, फ्यूचर में वो चीज़ें कम होती रहेंगी तो हमें आगे की चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें संचित कोषों में आ जाती हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है बच्चों, संसाधनों का विकास, कि उसका विकास आप कैसे कर सकते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों की लालच व संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज के 2 हिस्से, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन। जिसके पास देखो, जो आजकल आप देख रहे हो, जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब हो वो डे बाय डे और गरीब होता जा रहा है। तो ये चीज़ तभी हुई है जो
देखो, जिसको संसाधन मिली उसको तो बहुत मिल गई, और जिसको नहीं मिली उसको मिली ही नहीं। तो इन दो कैटेगरी में जब बट गए हैं इंसान, तो फिर इसका सदुपयोग नहीं हो पाया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन, जैसे हमारे भूभाग का जो टेम्परेचर वो बढ़ने लग गया है, ओजोन परत का अवक्षय हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, भूमि निम्नीकरण हो चुके हैं। जैसे आजकल देखोगे बाढ़ के चित्र तुम्हें ज़्यादा मिलते हैं, बाढ़ आने लग गए हैं, ठीक है ना, भूस्खलन बढ़ चुका है। ये सारे इसी के दुष्परिणाम हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ भी व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, जैसे अभी है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मतलब अगर इसका हम सदुपयोग समझदारी के साथ ना करें, ठीक है, तो हमें आगे और भी खतरे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे खनन है कर रहे हैं लोग, तो उन पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, पहाड़ें होती हैं, पहाड़ों के नीचे से अगर आप खुदाई करोगे, चट्टानों को हटा दोगे, तो भूस्खलन तो आएगा ही आएगा। पेड़ पौधों को काटोगे तो भूस्खलन आएगा, बाढ़ आएगी, है ना, टेम्परेचर का, ओजोन परत बढ़ेगा। तो हर चीज़ों के लिए नियम कानून बनाए जाने चाहिए। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। देखो, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। मतलब सतत पोषणीय विकास क्या होगा कि हम जो भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करें, और उसका हम उपयोग भी करें, और भविष्य में जो पीढ़ी आए वो ये ना बोले कि आपने हमारा दुरुपयोग किया था और अब जाके हम भुगत रहे हैं। तब भी जाके उसको हम बोल पाएंगे सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब देखो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में क्या बात हुई। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आप लिखेंगे 1992 में। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। क्या हुआ इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र जहां पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ये एक ऐसा कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। ठीक है, हर एक क्षेत्र में रहने वाले लोग इससे आधारित अपने जीवन के उल्लेखों को समझते हुए संसाधनों को किस तरीके से उपयोग में लाना है, वो एक एजेंडा तैयार करें, ये चाहता है। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने देखा होगा भारत एक ऐसा देश है, कोई नदी के किनारे रहता है, कोई ज़मीन में रहता है, कोई पहाड़ में रहता है, हर टाइप के लोग अलग अलग जगहों में रहते हैं। तो उसी हिसाब से सभी की जो जीवन शैली है वो अलग है, और उनके लिए उस हिसाब से उन चीज़ों को एडजस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये चीज़ लिखी गई। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है,
परंतु दूसरी तरह की संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, मतलब लोगों पर निर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले की प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत हयात हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, लेकिन जल संसाधन नहीं है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। अब आता है भारत में संसाधन नियोजन क्या है। देखो, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, मतलब किस प्रदेश में क्या अधिक है, क्या कमी है, किस उसके अनुसार एक टेबल बनाओ। और इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, ठीक है, ये सब आ सकता है उसमें। फिर आप क्या कर सकते हो, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, मतलब उस जगह पर किस चीज़ की ज़्यादा उपयोगिता होगी वो देखो। कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करो, तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करो, मतलब बैलेंस बनाओ उनमें, ठीक है, कि दोनों का लाभ सही से मिल पाए। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना है उसमें ये चीज़ किया गया है। आगे आते, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। कोई भी जगह है, अगर उसको विकासशील बनना है या विकसित होना है तो संसाधनों की उपलब्धता होना उसके पास ज़रूरी है। संसाधन ढंग से नहीं रहेंगे तो वो विकसित नहीं हो पाएगा, विकासशील नहीं हो पाएगा। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है, ठीक है। तो संसाधन अगर हैं तो भी ज़रूरी है कि वो विकसित हो जाएगा, उसका सही उपयोग, सही चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। आपने देखा होगा, हम पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया लोगों ने सुना और बाहर से लोग आए, हमारे यहाँ से लूट माट करके। पहले मुग़ल आए, उसके बाद अंग्रेज आए। मुग़ल ने सोना चांदी सब लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा। सोने की चिड़िया को सोना तो ले गए, चिड़िया छोड़ के चले गए। क्यों आए थे यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं थी, इसीलिए वो आकर्षित हुए ना। जैसे कि बगल में हमारा पड़ोसी बैठा है नेपाल, उस पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई संसाधन नहीं है, ठीक है। तो देखो, चोर वहीं चोरी करता है जिसके पास पैसे वैसे होते हैं। चोर किसी गरीब के घर नहीं जाता, क्योंकि बस उसके चोरी करने के लिए वो चाहिए नहीं। तो यही चीज़ होती है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपलब्ध प्रौद्योगिकी, विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों की मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है, ठीक है। संसाधनों का संरक्षण, इस टॉपिक पर अब थोड़ी सी बात करते हैं।
कह रहे संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ठीक है, आपके पास संसाधन है, आप अंधाधुंध उसका उपयोग कर रहे हो, बेमतलब उसका यूज़ कर रहे हो, तो उसकी समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ठीक है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, ये कितनी शानदार बात कही है इन्होंने। ठीक है, मतलब इंसान की लालच की ओर इशारा किया है इन्होंने। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। मतलब लोगों की जो लालच है वही उन्हें ले डूब रही है, उनके साथ साथ हम भी डूब रहे हैं। ठीक है, करता कोई एक है, भुगतते हम सब हैं, तो हमें ही इन पे रोक लगानी पड़ेगी। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध हैं और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको फैक्ट लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। फिर 1974 में शूमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लिख लिया अगर इस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं, छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योग किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। ठीक है, रिपोर्ट बाद में हमारा झांसा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील ने 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। अब बात है भू संसाधन क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं। हवा पर तो तुम अब रहते नहीं हो ना, हम भूमि पर रहते हैं। इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संरचनाएं, व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। परंतु भूमि एक ऐसी सीमित संसाधन है जिसके उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है, हर टाइप के। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है और जो कृषि और उपयोग के विकास के लिए सुविधाजनक है। देखो 43% हमारे पास मैदानी क्षेत्र है जो कि कृषि के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, और जबकि जो पर्वत है ना, पहाड़ बोलते हैं जिसे, वो 30% भू क्षेत्र पर है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रभाव को सुरक्षित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। मतलब पर जैसे लोग घूमने जाते हैं ना, हिल स्टेशन पे ही जाते हैं ज़्यादातर। आपको भी पसंद होगा, नैनीताल, भीमताल है ना, मसूरी, ये वो, ठीक है ना, तो लोग यहीं जाना चाहते हैं। तो जो घूमने का स्थल होता है वो हिल स्टेशन होता है, सही बात है। तो जो जगह के हिसाब से उन चीज़ों को उपयोग में लाना चाहिए। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। सो अगर मैं आपको चित्र में बना के दिखाऊं पाई चार्ट में, तो ये जो येलो है वो पठार है, और ये जो ब्लू है वो मैदान है, और ये जो हमारा ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट में आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और अगर आप इसके रूप में देखेंगे, इसमें आ जाओगे, इस पाई चार्ट में देखो,
ये जो है बेटा वो वन है, ये चित्र है ना, इसको देखो, ये जो कलर है वो वन को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो कलर है वो बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, मतलब जिसमें कोई किसान बेचान खेती वेती नहीं कर सकता। फिर ये जो गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, फिर ये स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, और ये विविध वृक्ष फसलों द्वारा अंतर्गत क्षेत्र। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखा है। अब देखिए भू उपयोग क्या कर सकते हो आप। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्योगों से किया जा सकता है। पहला तो वन है, उसके बाद कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि है, गैर कृषि प्रयोजकों में लगाई गई भूमि है जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग। ठीक है, इसमें तो आप भूमि का मतलब खेती नहीं कर सकते हो ना इस टाइप की जगहों पर। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि कौन सी है, जैसे स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि है, मतलब चारागाहों के लिए बनाई गई जहाँ कृषि नहीं होती। विविध वृक्ष फसलों उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है, मतलब हमने नहीं बोया, वो अपने आप हुए हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। ठीक है, मतलब खेती कर सकते हैं बट पिछले कई साल से वहाँ की कई नहीं गई हैं। परती भूमि, वर्तमान परती, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, मतलब 1-1.5 साल से जहाँ खेती नहीं हुई है। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ एक कृषि वर्ष से एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सकल कृषि क्षेत्र क्या कहलाता है, मतलब जहाँ पर रेगुलरली खेती हो रही है 1 साल से, तो आप बोल सकते हैं। भारत में भू उपयोग के प्रारूप क्या हैं, तो उसके बारे में जान लो। सो देखो, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल होती हैं। ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, आप जहाँ रहते हो वहीं से जो आपका भौगोलिक स्थिति है, जहाँ आप रहते हो, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है उस चीज़ पर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो मैटर बिगड़ा हुआ है हमारा। ठीक है, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। ठीक है ना, जो गरीब होते हैं वो अधिकतर जो उनका जीवन यापन होता है वो पशुओं के द्वारा ही होता है, पशुचारण से, है ना। कोई गाय पालता है, कोई भेड़ बकरी पालता है, उन्हीं से दूध बेचता है या उनकी चीज़ों से ही वो अपना जीवन यापन करता है। और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ हैं, मतलब वहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता है, और इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। जो अनुपजाऊ होते हैं वहाँ पर अगर आप कृषि करना चाहोगे तो आपको ज़्यादा खाद, ज़्यादा पानी, ये सब देना पड़ेगा, जिसमें खर्चा ज़्यादा आता है। इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्सों पर ही खेती हो सकती है। अगर उन क्षेत्रों को भी आप अपने साथ जोड़ लोगे तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है, मतलब वहाँ खेती होती है। ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। तभी इस नीति को बनाया गया ताकि हमारा जो पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट है वो संतुलित बना रहे, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक बड़ा भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग ये सब आ जाते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज में पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहे तो आपको और चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। भूमि निम्नीकरण क्या है और इसके संरक्षण और उपाय क्या हैं, ये अब हम जानेंगे। ठीक है, कह रहे भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और तथा भावी पीढ़ी भी इसी उपयोग का उपयोग करेगी। हमें भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले प्राकृतिक ताकतों पर भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हैं। 13 करोड़ हेक्टेयर, इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित हैं और शेष क्षेत्र लवणीय हैं और क्षारीय हैं। इन क्षेत्रों में भूमि नहीं हो सकती है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन पेड़ों को काटना, अति पशुचारण मतलब ज़्यादा ही पशुओं को खिला देना, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। ठीक है, खुदाई करते हो, पानी भर जाता है। ठीक है, वहाँ पर फिर बाढ़ आने के चांस बढ़ जाते हैं और फिर पानी आता है, फिर जो ऊपरी सतह है जो जिसमें उपजाऊपन होता है वो चली जाती है बाढ़ में बह के, फिर खिसकती रहती है मिट्टी, तो वनोन्मूलन तो होना ही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य स्रोत है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पशु जब छोड़ दिए जाते हैं तो वो भी नुकसान करते हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। मतलब पानी लगा के छोड़ दिया, ठीक है, वो तो ये भी बहुत क्योंकि जिस क्षेत्र का भी उल्लेख हुआ है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं भी रहता हूँ, यहाँ पर सिंचाई के लिए लोग नदी का पानी नहीं लेते हैं, ये लोग लेते हैं ज़मीन के नीचे का पानी और वो लगा के छोड़ देते हैं। और हमारे पास जो पीने लायक पानी वो कितना कम पानी है और उसी पानी से सिंचाई कर रहे हैं। तो ये दो नुकसान कर रहे हैं, अपना भी और हमारे पर्यावरण का भी, और जो जल स्तर इसी वजह से डे बाय डे कम हो रहे हैं। ठीक है, अति सिंचन से भी उत्पन्न जलांकता भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होते हैं। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जो मिट्टी पानी सोखती है वो फिर सोखना बंद हो जाता है। ठीक है, फिर हमें दिक्कतें होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे कि वनारोपण, मतलब आप पेड़ पौधे लगाओ, चारागाहों का उचित प्रबंधन हो जिसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला, पशु चारा नियंत्रण और रेतीली टीलों का कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम हम कर सकते हैं। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण
और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इन चीज़ों को के द्वारा भी हम जो भूमि की प्रदूषितता को कम कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे मृदा संसाधन क्या होते हैं। और ठीक है, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती हैं। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य विचय वर्ष समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण है। मृदा और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। अब मृदा का प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस टाइप की मृदा हम देखने को मिलता है भारत में। सबसे पहली मृदा हम जो बात करेंगे वो है जलोढ़ मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। जब मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती हैं। जब नदियां बहती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी, रेत, फेत ये सब लेके आती हैं। तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों का सम्मेलन से बना है जलोढ़ मृदा। एक सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदा राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में आपको रेत मिलेगा, सिल्ट मिलेगा। ठीक है, ये सब मिलता है जलोढ़ मृदा में। तो देखो ये जलोढ़ मृदा का ये हरा हरा दिख रहा है, ये सब आपका जलोढ़ मृदा है मानचित्र में। इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, पर्वत और वन ये सब आपके पर्वत हैं। ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी, ये देखो लाल मिट्टी इन सब प्रदेशों में पाया जाता है। फिर लेटेराइट, काली मिट्टी, ये सब काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी आपको ये हो गई, ये सब आपकी लेटेराइट मिट्टी हो गई। और ये फिर शुष्क मिट्टी हो गई। अब हम बात करेंगे काली मृदा क्या होती है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेंगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों से काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैली से बनी हुई है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्ण नदी के किनारों में भी फैली हुई हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों अथवा मृत्तिका से बनी हुई है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, मतलब नमी को अपने पे बहुत टाइम तक बनाए रखता है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इस मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है और गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है।
जब गीली हो जाती है ना ये, तो इनको जोतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाल और पीली मिट्टी क्या होती है? लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों से विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ी पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। इनका पीला रंग इनके जल योजन के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा क्या होती है? लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है, ईंट कलर का होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक लीचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा का अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती हैं। ठीक है, इसका पीएच का जो मान होता है ना 6 से कम होता है, तभी इसे अम्लीय बोलते हैं। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है और यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तक पूर्वी उड़ीसा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेटेराइट। मरुस्थलीय मृदा क्या होता है? मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि इसकी झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये आपकी मरुस्थलीय मृदा होती है। अब बात करेंगे वन मृदा क्या होती है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। ठीक है, हिमालय के हिमाच्छिद क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिसिलिक मतलब एसिडिक, मतलब इसमें एसिडिक समझते हैं, जिसमें अम्लीय व्यवहार तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती हैं। अब मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में जानते हैं। देखो, मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदन अपरदन कहा जाता है। अपरदन का मतलब बहना, कटना, टूटना। मृदा के बचने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन मतलब पेड़ पौधों का काटना वन से, पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे बाढ़, इससे हमें मिट्टी कटने को देखने को मिलती है। ठीक है, पवन, हिम नदी जल मृदा अपरदन कहते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। ठीक है, ऐसी भूमि जो देखो जिन्हें अवनिकाएं कहते हैं, ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती है और इसमें उन्खात भूमि मतलब बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदाएं घुलकर जल के साथ बह जाती हैं। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। मतलब जब मृदा अपरदन होगा ना, तो आपकी जो ऊपरी परत है उसको बहा के ले जाएगा, उपजाऊपन रहेगा नहीं, फिर उसमें कुछ फसल अच्छे से हो नहीं पाती हैं। तो यही सब लिखा हुआ है। कह रहे हैं ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समुच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। मतलब
जैसे ऐसे इस तरफ ढाल है तो पानी रुकेगी थोड़ी ना, पानी तो बह जाएगी नीचे। तो पानी को रोकने के लिए हम सीढ़ीदार खेती करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सों में खेती करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने अच्छे से जान लिया है और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है आई थिंक आप आराम से कर सकते हो। फिर भी इसके एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में या पूछे गए हैं, वो मैं आपको करा दूंगा उसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। ठीक है, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट देना चाहते हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उस लाल बटन को काला कर दो जो कि बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूँगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।